रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूं दीक्षा आपके साथ और अब टाइम हुआ है प्रोग्राम बियॉन्ड द गेम का, जहां पर हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात कराते हैं खेल जगत से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने भारत का परचम विश्व पटल पर लहराया है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी हस्ती जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार भारत को विश्व पटल पर गोल्ड और सिल्वर दिलवाया है और एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज भी दिलवाया है। यानी वो मेडल्स जो हर कोई चाहता है अपने गले में पहनना, वो कैटेगरी के मेडल्स ही अपने गले में ऑलरेडी पहन चुके हैं, भारत को गर्व का पल दे चुके हैं पैरालंपिक्स में और एशियन गेम्स में। हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो में मौजूद है मनीष नरवाल, जो कि पिस्टल शूटर हैं और 2020 पैरालंपिक्स और 2024 पैरालंपिक्स में इन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं और शूटिंग के क्षेत्र में एक ऐसा जाना पहचाना नाम है जिसको आप पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहचानते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये हमारे शहर फरीदाबाद से ही है। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में। थैंक यू। तो मनीष जी, सबसे पहले तो आप समय निकाल कर आए हैं, ये बहुत अच्छा लगा हमें। पहले भी आपसे ऑलरेडी हम बातचीत कर चुके हैं, एक इंटरव्यू ओलंपिक्स के दौरान हुआ था जब आप वहां पर जाने की तैयारी कर रहे थे पैरालंपिक्स में। और अब आप 2 मेडल जीतने के बाद जब हिंदुस्तान में आते हैं, लोग आपसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या आपको कैसा महसूस होता है? पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी सपना तो लेता है कि हाँ हमें मेडल जीतना है, लेकिन जब वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद आज के जमाने में एकदम से छवि बदल जाती है, आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं रातों रात। तो वो कैसा महसूस होता है? काफी अच्छा महसूस होता है मैम आने के बाद, और ऐसा लगता है कि हाँ हम देश के लिए कुछ कर पाए और जो हमने इतनी मेहनत की वो भगवान की दया से मतलब सफल हुई हमारी वो मेहनत। और जब इंडिया में आते हैं तो जो मतलब परिवार का, समाज का जो मतलब प्यार मिलता है, और फिर मन करता है कि हाँ यार ऐसे काम दोबारा करता रहे, जिस वजह से मतलब ये प्यार बना रहे जी। और आप 2 बार ऐसा काम कर चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। पहली बार जब मेडल आया था आपका, जब 2020 में आप पैरालंपिक्स में मेडल लाए, वो इतने गर्व की अनुभूति हुई, सिर्फ आपको नहीं हम सबको हुई, क्योंकि जब हमें पता चला कि एक फरीदाबाद का एक बेटा है और मेडल लेकर आया है, उसके साथ साथ सिंह राजाधाना भी थे, मनीष नरवाल के साथ साथ सिंह राजाधाना भी थे, वो भी मेडल लाए थे। सो ये सारी चीजें देखकर फरीदाबाद का जो नाम था वो भारत में एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया था कि फरीदाबाद से 2 खिलाड़ी, 2 शूटर्स पैरालंपिक में इस बार पूरे तरीके से हरियाणा का दबदबा करके आए हैं। सो जब आप भारत वापस आए, फिर आपकी मुलाकात हुई भारत के प्रधानमंत्री साहब से। तो प्रधानमंत्री जी से जो बातचीत है, पहले उसके पल हमें बताइए, फिर हम आपसे आगे की जर्नी जानना चाहेंगे, फ्लैशबैक में फिर जाना चाहेंगे। मैम उस टाइम पे जब मैंने टोक्यो 2020 में जब पैरालंपिक्स का गोल्ड लिया जी, तो गोल्ड लेने के बाद ही विद इन 5 मिनट्स के अंदर, मेडल सेरेमनी होते ही विद इन 5 मिनट्स के अंदर अपने पीएम का फोन आ गया और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे पीएम श्री नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। और उन्होंने जब ऐसे बोला, मुझे लगा कि यार शायद कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे भीड़ इतनी थी चारों तरफ। और फिर एकदम से फोन सर ने दिया कि मनीष सर का फोन है, आपको अटेंड करना। तो फिर मैंने जैसे अटेंड किया, वो कहने लगी कि बेटा कैसे हो आप? मैं कि सर मैं ठीक हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि आपकी वजह से मतलब भारत को गोल्ड मेडल मिला है, आपको बधाई हो, आपकी फैमिली पूरी सेलिब्रेट कर रही है, आपकी सिस्टर वेट कर रही है, मम्मी जी हलवा वगैरह बना के, खीर वगैरह बना के तैयार है वहाँ पे एयरपोर्ट पे, और जितनी जल्दी आप आ जाओगे हमसे मिलना आप, ये वो। तो मुझे लगा कि यार मतलब इतनी अच्छे तरीके से मतलब एक प्रधानमंत्री जी मतलब बात कर रहे हैं, और ऐसे लगा ही नहीं कि मतलब हम प्रधानमंत्री से बात करें, ऐसे जैसे एक दोस्त से, एक मतलब जान पहचान के जो लोग, जान पहचान, और जैसे मतलब पेरेंट्स की तरह, जैसे मतलब इतनी अच्छी तरीके से बात करी उन्होंने। और आते ही सबसे पहले वो मिले हमसे और वहां पे भी बात करी, और फिर आते ही मिले और खूब टाइम दिया हमें। जी जी।
पूरा मतलब पूरा दिन दिया उन्होंने, और हर किसी एथलीट के पास जाना, उनकी टेबल्स पे जाना, उनके टेबल्स पे जाना, उनसे बात करना फेस टू फेस, और कोई प्रॉब्लम है तो ऑन द स्पॉट बताओ मुझे, हम स्पोर्ट्स को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो मुझे लगा कि यार अब जो कमांड है ना, वो रियलिटी में एक ऐसे बंदे के हाथ में है जो अपने देश को और हर फील्ड में अपने देश को आगे ले जाना चाहता है। क्योंकि बड़े होने के बाद मतलब लोगों के पास टाइम कम होता है, लेकिन वो अपने ड्यूटी से आज भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं। बिल्कुल, अपने देश को हर फील्ड में वो आगे ले जाना चाह रहे हैं वो, और ऐसा ही नेता मतलब हमें चाहिए। बिल्कुल, और स्पोर्ट्स में काफी बदलाव हुए हैं पिछले लगभग 10-12 सालों में। हमने बहुत सारे बदलाव देखे हैं, बहुत सारे मेडल्स भी देखे हैं। पहले जहां हम एक मेडल देखते थे, सिल्वर या एक ब्रॉन्ज आ जाता था, तो हम खिलाड़ी को कंधों पे उठाकर घूमने लग जाते थे। ऑफ कोर्स उनकी मेहनत थी, लेकिन बाकियों से भी उम्मीद लगाई जाती थी कि कभी इनका भी मेडल आए, लेकिन नहीं आ पाता था। अब एक साथ 5-5, 6-6, 7-7 मेडल आते हैं, तो दिल बहुत खुश होता है। पैरालंपिक्स में तो मैम 20 के अप्रोक्स मेडल, 19 मेडल्स, पैरालंपिक्स में काफी मेडल। और पहले मैं मनीष जी आपको ये बताऊं, एक आम इंसान की नजर में पैरालंपिक्स के बारे में पता ही नहीं चलता था। और ये अभी थोड़े समय से बदलाव हुआ है कि पैरालंपिक्स में जो टीम जा रही है, उन खिलाड़ियों की बातचीत, उनके बारे में पूरा ब्यौरा, उनकी डिटेल्स, वो किस किस स्पोर्ट में जा रहे हैं, या उन स्पोर्ट्स की थोड़ी सी प्रमोशन करना, ये अभी थोड़े समय से शुरू हुआ है। आपको लगा ऐसा कुछ बदलाव? मैम ये इसका पूरा श्रेय जो जाता है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है जी, जिन्होंने ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स को एक इक्वल दृष्टि से देखा उन्होंने, और दोनों को साथ लेके चले वो। पहले क्या होता था कि एबल को ही मतलब आगे लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमें देखना चाहिए कि यार हमारे देश का तिरंगा जहां भी लहरा रहा, जिस भी एथलीट की वजह से लहरा, जिसकी वजह से हमारा इंडिया का नाम ऊपर गया, हमें देखना चाहिए कि हाँ यार इस बंदे ने मेहनत की है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हुई। बिल्कुल, हम एक कहते हैं ना कि आर्मी अगर कहीं पे तिरंगा लहराती है, उसका भी उतना ही सम्मान है, और एक एथलीट कहीं पे लहराता है, उसका भी उतना ही सम्मान है। चाहे वो उसमें फील्ड डिपेंड नहीं करती आपकी, भाई आप एबल से हो, आप पैरा से हो, या आप डेफ कैटेगरी भी होती है उससे हो। और इक्वल जो लेके चले हमारे प्रधानमंत्री जी, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा स्पोर्ट्स काफी ज्यादा मतलब पीक पे आ गया। जहां 5 मेडल आते थे, 6 मेडल आते थे, किसी टाइम में पैरालंपिक्स में 1 मेडल आता था, और वो भी पता नहीं होता था कि किसने जीता, पता नहीं होता था। हाँ, क्योंकि उसको प्रॉपर किसी नेता, कोई प्रधानमंत्री उसको एज ए स्पोर्ट नहीं करता था, क्योंकि स्पोर्ट्स को हम एक सेकंड स्टेज लेके चलते थे। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जैसे एजुकेशन है, नौकरी मिल जाए, और लेकिन अब धीरे धीरे स्पोर्ट्स में आने लगी है पब्लिक कि हाँ यार ये भी एक फील्ड है, और इसमें भी अपने देश का नाम रोशन किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब खेलों की बात जब चल ही रही है और आपने देश का नाम इतना रोशन किया है, तो एक सवाल जो मैं आपसे अब जानना चाहूंगी वो ये है कि डिसेबिलिटी को लेकर लोगों के दिमाग में ये चीज रहती है कि ये बच्चा लाइफ में शायद कुछ ना कर पाए। ये पेरेंट्स सबसे पहले इसी बात को लेकर डरते हैं, लेकिन आपके केस में ये एक ताकत बन के उभरा, और आपने शूटिंग के क्षेत्र में वो किया जो मुझे लगता है एक 100% सक्षम इंसान भी नहीं कर पाता है। तो किस तरीके से शुरुआत हुई शूटिंग की, किसने आपको एनकरेज किया और कहाँ से हुई ये शुरुआत? मैम मेरा बाय बर्थ था ये कि मैं आपको बताऊं, पहले मैं भी ऐसे शर्माता था कि यार अपने डिसेबिलिटी के बारे में क्या बात करनी ये वो। तो अब धीरे धीरे लगा कि यार नहीं यार, एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, और वो जगह टाइम ऐसा कुछ नहीं देखता वो। तो मैं नर्स के हाथ से छूट गया था जैसे मैं, जब आपका जन्म हुआ? हाँ जी मैम। और मैं एक शोल्डर के तरफ गिरा था। तो उसमें उस टाइम पे मतलब होश नहीं था मुझे, तो पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, और सारी मैं सब ठीक है। कुछ टाइम बाद में पता चला कि यार ये जो हाथ है ये काम नहीं कर रहा।
और शोल्डर में मतलब इंजरी हो गई है ओके। और वो सीरियस हो गई है काफी। हम्म। तो ऑल ओवर इंडिया मतलब पापा ने दिखाया पूरी हर जगह, मतलब पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि Of यार मेरा course है। बच्चा ठीक ठाक ना हो या फिर मतलब एक हेल्दी बच्चा ना हो। बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी, मेरे पापा मम्मी ने दोनों ने ही, कि ये ठीक हो जाए बस। हम्म। फिर कोई रास्ता नहीं मिला तो फिर थोड़ा नॉर्मल होने लगा कि यार ढूंढते रहे वो खोज कोई ना कर, कोई ट्रीटमेंट। हाँ कुछ ऐसा ट्रीटमेंट या कोई ऐसा डॉक्टर हॉस्पिटल हो जिसके जो मतलब ठीक कर दे। तो नहीं हुआ तो फिर पापा ने सोचे कि यार इन बच्चों को ना, पापा स्पोर्ट्स काफी सारे खेल चुके थे। उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसमें इतनी पावर डालूंगा मतलब इन नॉर्मल बच्चों को भी पीछे छोड़ देगा। क्या बात है। और उन्होंने स्टार्टिंग से ही फिजिकल वर्कआउट करवाना और एक्सरसाइज अपने अंडर में ही कि मैं ही करवाऊंगा फिजिकल एक्सरसाइज वर्कआउट, तो वो खुद ही करवाते थे। धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा हुआ फिर पहले तो फील नहीं होती थी, बाद में जैसे फील होनी स्टार्ट हुई, यार तू पैरा है तू कर नहीं सकता, पापा कहने लगे कि यार नहीं यार ऐसा नहीं है, तो उनसे भी अच्छा कर सकता। स्कूल में बच्चे कई बार ऐसा कह जाते हैं कि नहीं, बच्चों को स्कूल में तो कोई बोलता ही नहीं था। मैं अच्छा, स्कूल में पावर इतनी थी मेरे में, बच्चे डरते भी थे उस टाइम अच्छा। पे कि मतलब मार देगा। और मतलब आपके फादर ने इतना मसल वाइज आपको इतना हाँ, स्ट्रांग बना दिया इतना था। स्ट्रांग मुझे कर दिया था और रनिंग करवाते थे, एक्सरसाइज इस टाइप से। तो फिर जब मुझे फील होने लगी तो मैं एक दिन पापा से बोली कि पापा मुझे ठीक होना है। कहने लगे कि यार नहीं ये नहीं हो सकता, हमने कोशिश कर लिया। मैंने कही कि अभी मुझे समझ आई तो मैं एक बार अपनी तरफ से भी एफर्ट्स करूंगा मैं। और मैंने अपनी तरफ से भी एफर्ट्स करे तो उन्होंने कहा कि यार मतलब पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार जब चीजें ठीक नहीं हो सकती तो हमें जो है हमारे पास उसे में बेस्ट करना। बिल्कुल उसे में बेस्ट करना। तो स्पोर्ट्स करता था मैं, सुबह 4 बजे उठ जाता था मैं। और रनिंग करना, एक्सरसाइज, वर्कआउट। तो फिर पापा स्पोर्ट्स ढूंढने लग गए। तो फिर एक भैया ने सजेस्ट किया कि शूटिंग अच्छा गेम है, इंडिविजुअल गेम है और इसमें आगे बढ़ने के चांस ज्यादा है। तो फिर मैं शूटिंग में आया तो फिर धीरे धीरे मेडल्स आने लगे। क्या बात, मेहनत करी। तो किस एज में शूटिंग आपने शुरू करी? मैंने करी थी 9th क्लास में। मैं 9th क्लास में मतलब आया ही था, मतलब 8th के एग्जाम चल रहे थे और 9th क्लास में स्टार्ट कर दिया। ओके, सो 9th क्लास में जब बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे होते हैं, ज्यादातर हमने देखा है कि बच्चे ट्यूशंस में और तैयारी के आगे जाके इंजीनियरिंग करनी है या डॉक्टर बनना है, ये सारी तैयारी कर रहे होते हैं। आपने शूटिंग को चुना। और क्या ही कोई अपनी फील्ड को चुनता होगा जो आपने चुना, क्योंकि कमाल कर दिखाया इसमें। लेकिन फरीदाबाद में उस दौरान जब आपने शुरू करा तो क्या शूटिंग रेंज की फैसिलिटी होती थी? क्योंकि आज आप जैसे बहुत से नाम हो गए हैं शूटिंग के क्षेत्र में, अभिनव बिंद्रा है या गगन नारंग है या फिर विजय कुमार है, आप हैं, सिंगराज अधाना है, ऐसे कुछ नाम है, मनु भाकड़ है ऑफ कोर्स। तो ये सारे नाम है और इनमें से काफी सारे नाम फरीदाबाद शहर से जुड़े हुए हैं। तो क्या उस दौरान आपको ये शूटिंग की फैसिलिटी अच्छी मिली थी? क्या रेंज अच्छी होती थी या फिर मुश्किल तब भी आई थी? उस टाइम पे मैम जब मैंने स्टार्ट की थी तो रेंज इतनी प्रॉपर नहीं थी उस टाइम पे और अंधेरा सा होता था रेंज में, तो लाइटिंग नहीं, हाँ फैसिलिटीज नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन भी कम होती थी क्योंकि उस टाइम पे इतने मतलब फैसिलिटीज नहीं होती थी। और पर धीरे धीरे जैसे 2016 में मैंने स्टार्ट की थी तो धीरे धीरे फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होती चली गई। अच्छी रेंज में प्रैक्टिस करते थे हम और फिर करणी सिंह शूटिंग रेंज आने लग गया था मैं जी। तो यहाँ से फिर धीरे धीरे चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे मैम। करणी सिंह शूटिंग रेंज आना, फिर वहां से प्रॉपर कोचिंग लेना, हाँ जी, उससे प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपकी मैम। स्टार्टिंग 1 साल मेरी ऐसे थी कि मैं सुबह 4 बजे उठता था और रात के 10:30 बजे मैं घर पे आता था। क्योंकि उस टाइम पे ट्रेनिंग भी करनी होती थी, ट्यूशंस भी थे मेरे, 3-3, 4-4 में ट्यूशन होते थे। पढ़ने का भी एक अलग ही स्ट्रेस होता है इस दौरान। और पापा हमारे ऐसे थे कि मतलब इसको अभी
बाइक स्कूटी अभी कुछ देना नहीं है। अभी इसको क्या करना है कि साइकिल से जाएगा ये, ओह, इसका वर्कआउट भी चलता रहेगा और मेहनत भी करता रहेगा। क्या बात है। तो साइकिल से ही मतलब अप्रोक्स 15-20 किलोमीटर तो मेरी साइकिलिंग हो जाती थी। तो अपने आप में ही वो फिजिकल वर्कआउट काफी हाँ जी, अच्छा हाँ। चलता था। हाँ जी, ओह, हाँ। क्या बात है। और आजकल के पेरेंट्स में ये चीज होती है, साइकिल दिलाते हैं शौक के लिए कि बच्चा थोड़ा सा साइकिल चलाता रहे, लेकिन सड़कों पर शायद सिचुएशन भी नहीं है बच्चों के साइकिल चलाने नहीं, में आज की अब तारीख थोड़ी में। सिचुएशन भी वैसी हो गई है, पोल्यूशन वगैरह इन चीजों ट्रैफिक की- बहुत ज्यादा है तो बच्चों का रिस्क, फिर भी बच्चे साइकिल चलाते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो भी मेडल लेकर आए, तो साइकिलिंग जरूर करवाइएगा। हाँ जी। ये मैं जरूर एडवाइस करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने खुद फील किया हुआ है कि बच्चे जब साइकिल चलाते हैं, एक तो फिजिकली फिट रहते हैं, हाँ जी। बॉडी उनकी एकदम ठीक रहती है, और दूसरा वो अपने आप को समझ पाते हैं, अपने से भी वक्त बिता पाते हैं, ट्रैफिक को समझ पाते हैं, लोगों को देख पाते हैं। क्योंकि जब आप गाड़ी में बैठाकर बच्चे को कैब में या खुद छोड़ने और लेने जा रहे हैं, तो ऐसे में बच्चा जो है वो नाजुक भी बन जाता है। मैम एक टाइम था कि मैं मतलब साइकिल से जाता था पहले तो, फिर जैसे मेडल्स वगैरह आए तो पापा ने कहा कि हाँ यार अब इसको गाड़ी दिला देते हैं। कुछ टाइम मैं स्कूल में गया मैं गाड़ी से भी, लेकिन फिर वो मजा नहीं आया। मैंने दोबारा साइकिल ली फिर साइकिलिंग में ही मजा आया। हाँ, मैं कि यार ये जो चीज है ना, ये चीज अभी कुछ टाइम की है, 12th के बाद में ये सारी चीजें खत्म हो जानी है, तो कुछ टाइम मैं अपना वही बिताऊं जो मैंने स्टार्टिंग की थी जहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। सो मनीष, शूटिंग की बात हम कर रहे हैं, एक बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सुन रहे होंगे अभी, बहुत सारे हमें सोशल मीडिया के थ्रू भी देख रहे हैं, हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से भी आपको देख रहे हैं। शूटिंग जब शुरू करना चाहते हैं, आजकल तो ये ट्रेंड हो गया है कि अगर एक मेडल आ जाता है तो पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा भी बस इसी फील्ड में जाए। जब आईपीएल चलता है या वर्ल्ड कप में इंडिया का कोई स्कोर अच्छा आ जाता है, तो सबको लगता है कि बच्चों को क्रिकेट खिलाना चाहिए। जब ओलंपिक्स में मेडल आते हैं तो सबको लगता है भाई नीरज चोपड़ा गोल्ड ले आए, अब बच्चे को भाला फेंकने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। हाँ। तो ऐसे में शूटिंग में अब बहुत बच्चे जाने लगे हैं, अब अवेयरनेस भी है ऑफ कोर्स, और बहुत सारे बच्चे जाने लगे हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, शूटिंग में किन बच्चों को जाना चाहिए, या क्या ऐसी एबिलिटी एक व्यक्ति में होनी चाहिए कि अब उसे शूटिंग शुरू करनी चाहिए? क्योंकि शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो किसी भी एज में किया जा सकता है। हम किसी भी चीज का जब सिलेक्शन करते हैं, जैसे मेरे पापा ने मुझे अप्रोक्स 8 to 10 गेम्स मतलब करवाए थे। अच्छा। और उन्होंने देखा था कि हाँ मतलब ये गेम भी खेल, ये भी खेल, कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस आएगा वहां से, और जीतने की एक वो बनेगी अंदर, एक एबिलिटी मतलब पैदा होगी कि हाँ मतलब स्पोर्टिंग स्पिरिट आएगी। हाँ, स्पोर्टिंग स्पिरिट आएगी और खेल की तरफ इसकी रुचि भी बढ़ेगी। तो जब इतने सारे गेम मैंने खेल लिए थे, तो फिर एक गेम पापा ने बड़ी आसानी से कह दिया था कि हाँ ये गेम अच्छा। ऐसे हमें मतलब जो हमारा यूथ, जो अपनी यूथ जनरेशन है, उसको देखना चाहिए, पेरेंट्स को देखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस फील्ड में ज्यादा मतलब उसकी रुचि है, उसकी रुचि है, उसका अंदर से मतलब दिल कहता है कि हाँ यार मुझे ये गेम करना, और उसी गेम में डालें तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि मन मार के या फिर दिल को रोक के यार नहीं यार मेरा गेम तो ये था, फिर वो खेल नहीं हुआ मैम, वो एक प्रेशर टाइप में हो जाता है। कुछ टाइम के लिए आपका बच्चा मान भी लेगा कि हाँ यार ये मम्मी पापा ने बोला यार करने के लिए, पर वो अंदर से नहीं आएगा, और जब तक अंदर से नहीं आएगा ना तो आगे वो नहीं बढ़ पाएगा, और फिर शायद वो परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा। वो कहेगा कि कुछ टाइम बाद यार मेरे ऊपर ना ये चीजें थोप दी गई है। बिल्कुल। इससे अच्छा है कि हमें अपने बच्चों को देखना चाहिए, अपने यूथ जनरेशन को, कि यार हमारा दिल किस में है, जिस चीज में दिल है उसी चीज को करने में फायदा है। और जैसे आपने कई सारे स्पोर्ट्स पहले ट्राई किए, हाँ जी, ऐसे मैंने मनु भाकड़ के पेरेंट्स से जब बात करी थी तो उन्होंने भी यही बताया कि हमारी बेटी ने पहले कई सारे स्पोर्ट्स ट्राई किए, मतलब कभी हॉर्स राइडिंग चल रही है, कभी कुछ और चल रहा है, तो क्योंकि स्कूलों में सारी फैसिलिटी धीरे धीरे आने लग जाती है, तो बच्चे को सब पेरेंट्स सिखाना चाहते हैं, फिर फाइनली शूटिंग की तरफ हो गई। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि पेरेंट्स ऐसा ना हो कि पहला स्पोर्ट खिलाया और बच्चों को बस उसी में ही डाल दिया। अगर बच्चों का इंटरेस्ट नहीं बन रहा है या आपको लग रहा है बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो 2-4 अलग अलग खेल ट्राई करने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा स्पोर्ट्स में जाए और बच्चे का भी इंटरेस्ट खेलों में है, वो भागना दौड़ना चाहता है, लेकिन उसको समझने के लिए
पहले आपको टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे गेम्स को जरूर खिलवाना चाहिए हाँ ताकि जी। आपका बच्चा भी खेलों को समझ सके। हम्म, सो मनीष जी, एक और बहुत बड़ी चीज, आपकी जो फैमिली है, मैं अपने श्रोताओं और दर्शकों को बता दूं, इनकी पूरी फैमिली ही शूटर्स की हो चुकी है। इनके भाई भी चैंपियन रहे हैं और अभी भी खेल रहे हैं बहुत अच्छा। इनकी बहन भी है छोटी, जो कि शूटिंग के क्षेत्र में ही है और वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स इन सब में पार्ट लेते रहते हैं। सो मैं थोड़ा चाहूंगी आप परिवार के बारे में बताएं और उनकी जो मेडल की लिस्ट है वो भी हमें बताएं। मेडल की लिस्ट तो हम काफी लंबी है उनकी, लेकिन मैं थोड़ा मेन बता देता हूँ। जी जी। मैंने जब स्टार्ट कर लिया था तो कुछ टाइम बाद पापा ने देखा कि मेरा जो छोटा भाई है, और उसको देखा कि यार ये डेली मतलब टूट फूट के आता है, क्योंकि वो गेम जो करता था वो था कबड्डी। ओह। तो कबड्डी गेम में क्या होता है कि टूट फूट होती रहती है, हाँ। इंजरीज काफी ज्यादा होती है उसमें। तो फिर पापा ने उसको भी डाल दिया पीछे से। पापा कहने लगे कि नहीं यार, पिस्टल चलानी तो बहन को भी आनी चाहिए, तो इसको भी डालो। और कोच तो घर में है ही। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे पीछे पीछे फिर भाई ने भी स्टार्ट की, बहन ने भी स्टार्ट की, और फिर कुछ मतलब ये लगा लो कि कुछ पूछते तो मैं भी बता देता। फिर सर भी थे उस टाइम पे, राकेश सिंह ठाकुर। ओके। तो वो कोच भी थे हमारे, आज भी हैं। आपके गुरु वो हैं जिन्होंने शुरू कराया? हाँ जी, जिन्होंने शुरू करवाई थी बल्लभगढ़ में। और फिर जैसे भाई एशियन गेम्स में मेडल लेके आया, काफी सारे इंटरनेशनल मेडल लेके आया, और नेशनल में भी रिकॉर्ड बना रखे हैं उसने। ओके। और फिर पीछे पीछे से मतलब बहन ने भी स्टार्ट की थी। तो आपसे छोटे हैं दोनों? हाँ जी, दोनों ही Okay. छोटे हैं। और सिस्टर ने भी एशियन चैंपियनशिप में मतलब मेडल ले रखे हैं, गोल्ड हैं, सिल्वर हैं, इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं दोनों ही। क्या बात है। मतलब आप अपनी शूटिंग रेंज खोलने के बारे में प्लान कर रहे हैं कुछ फ्यूचर में? नहीं, अभी तो नहीं मैम। अभी तो मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि 4 से 5 ओलंपिक तो मैं खेलूं। और nice. मतलब जब तक है मेरे में जान, जब तक मैं खेलूं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आपकी उम्र क्या है इस समय? मेरी 2001 है। 2001 में आपका बर्थ हुआ हाँ था, जी। तो आज की तारीख में ये सिर्फ 24 साल के हैं। हाँ जी। और 24 साल की उम्र में ये 2 ओलंपिक्स खेल चुके हैं, जिनमें ये एक गोल्ड और एक सिल्वर ला चुके हैं, और एशियन गेम्स में भी ब्रॉन्ज ला चुके हैं। और एशियन मैं आपको बताऊं मैम, 2021 में एशियन गेम्स, इसमें 2021 में जो ओलंपिक पोस्टपोन्ड हो गया था 2020 का, वाला 2021 में जो हुआ था 2020 का, जी, उसमें गोल्ड था। पेरिस 2024 में सिल्वर था। है। और एशियन 2018 में गोल्ड सिल्वर था मेरा एशियन गेम्स में। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2019 3 ब्रॉन्ज, और 2023 एशियन गेम्स ब्रॉन्ज, और अप्रोक्स 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1 एशियन रिकॉर्ड, 1 पैरालंपिक्स रिकॉर्ड। कमाल की बात है। मैं आज बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ, और क्योंकि 2021 में अर्जुन अवार्ड, नहीं 2020 में अर्जुन अवार्ड, और फिर खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और फिर भीम अवार्ड। तो भीम अवार्ड मुझे काफी बाद में मिला, लेकिन ठीक था। मतलब कोई ऐसा अवार्ड बचा नहीं है। पद्मश्री और पद्म भूषण ही बचे। हाँ जी, पद्म भूषण जैसे अवार्ड पद्म अवार्ड बचे हुए हैं जी। वो भी ऑफ कोर्स जिस तरीके का आपका ग्राफ है उस हिसाब से आपको जल्दी मिलने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी। तो मैं ये पूछना चाहूंगी मनीष आपसे, ये अलग से मेडल्स रखने के लिए कोई आपने घर बनाया हुआ है या क्योंकि आपके और आपके भाई बहनों के मिला के मुझे लगता है मेडल्स ही मेडल्स घर में होते होंगे दीवार पे लगे हुए। मैम अभी घर बना रहे हैं सेक्टर 62 में, और चल रही है उसकी तैयारी भी। एक बड़ा सा अवार्ड रूम हमने बनाया। क्या बात है। कि जिसमें मेडल्स और शील्ड वगैरह रखी जाए। पता नहीं कितने मेडल हैं, मुझे तो मतलब मैं ही नहीं गिन पा रही हूँ। तो आपके घर में तो 3 लोग हैं जो मेडल्स ला रहे हैं। हाँ जी मैम, तो काफी मतलब एक रूम ही समझ लो कि आप भरा हुआ है, एक रूम मतलब मेडल से। क्या बात है। और पेरेंट्स जो हैं वो बहुत गर्व महसूस करते होंगे आप तीनों को देख के, क्योंकि आपके अलावा अगर 2 छोटे भाई बहन, और क्या उम्र है उनकी? आप 24 साल के हैं, भाई आपके कितने साल? मैम शिवा की 2006 है डीओबी जी, तो आपसे 5 साल छोटे हो। हाँ जी मैम। और शिखा की 2004 है। ओके,
तो आपसे 3 साल छोटे तो हैं, एक 3 साल छोटे और एक मतलब 5 साल छोटा। ओके। तो दोनों ही मेडल लेके आ रहे हैं कंटिन्यूसली, और एक घर में एक शूटिंग का माहौल है कि कभी भाई जीत जाता है, कभी मैं जीत जाता हूँ, कभी तो बहन मतलब जीत जीतना जाती तो है। ऐसा होता होगा ना कि ये टूर्नामेंट में गए हैं तो कोई ना कोई तो मेडल आएगा, ये ऐसा तो है नहीं कि खाली हाथ आ जाएंगे। नहीं, तो ठीक है मैम, घर में भी एक माहौल है कि हाँ हाँ। यार शूटर है पूरी फैमिली, और शूटिंग रेंज भी घर में ही बना रखी है अब, तो वहीं पे। तो गन्स ही गन्स होती होगी घर में भी। हाँ जी मैम। तो आपकी, मुझे लगता है आपकी फैमिली जो है वो इकलौती फैमिली होगी पूरे भारत में जहां पर तीनों भाई बहन एक वर्ल्ड लेवल के शूटर्स हैं। ऐसा अभी तक मुझे नहीं लगता कोई ऐसा घर होगा भारत में, ऐसा है? मुझे भी नहीं लगता मैम अभी तक तो। तो भाई साहब, अरे। ये जो बता रहे हैं जिस तरीके से ये भाई बहन गेम्स खेलते हैं और शूटिंग में इंटरनेशनल लेवल के इतने मेडल्स लाते हैं, अगर आपकी सोच में या आपकी समझ में, आपकी जान पहचान में कोई और ऐसा घर हो जो ओलंपियंस या फिर वर्ल्ड चैंपियन से भरा हुआ हो, तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं। बियॉन्ड द गेम प्रोग्राम में बहुत सारी बातें कर रहे हैं हम मनीष नरवाल जी के साथ। 2 बार के पैरालंपियन मेडलिस्ट हैं, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही इनके पास हैं। और एशियन पैरा गेम्स की तो मैं लिस्ट ये ऑलरेडी खुद अपने मुंह से बता चुके हैं कि सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज सब है इनके पास। वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडल्स हैं इनके पास। तो मतलब लिस्ट बहुत लंबी है, और ये हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे साथ बैठे हुए हैं आज इस कार्यक्रम में। अब जानना चाहते हैं थोड़ा सा कि जब हम शूटिंग की बात करते हैं तो लोगों को लगता है शूटिंग इज अ वेरी वेरी सिंपल गेम, जहां पे आपने गन उठाई, जैसे फिल्मी हीरो है, गन उठाई और सामने निशाना लगाया, उसके बाद बस गन चला दी। लेकिन इसमें सांस का बहुत बड़ा गेम होता है, आपकी ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, तभी शायद इतने बड़े लेवल पर जाकर खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे कोचेस के साथ ट्रेनिंग भी लेते हैं और सालों साल लेते रहते हैं, तब जाके एक मेडल आता है। तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या टेक्निक्स होती हैं शूटिंग को लेकर? मैम काफी टेक्निक्स हैं, हर शूटर की अपनी टेक्निक होती है, और ब्रीथिंग की भी अपनी अपनी टेक्निक्स होती है। और स्पेशली जब हम ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि 4 साल में एक बार आता है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेम है वो, वहां पे जाके एक नर्वसनेस होती है, एक जैसे कहते हैं ना कि यार स्टेज पे जाने के बाद पैर कांपते हैं किसी के, क्योंकि हमें देखने वाली जनता मतलब ऑडियंस बहुत होती है। हाँ। और वहां पे जब पता चलेगी यार 4 साल मेहनत करके, और इतनी मेहनत करने के बाद, दिन रात खड़ा होने के बाद आज एक दिन मिला तुझे, और वो 1 घंटा, वो 1 घंटे में अपनी पूरी जान लगानी है, तो कई बार क्या होता है कि हाथ पैर कांप जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, of course। और ब्रीथिंग ऐसे खिंचके लग जाती है, ऐसे लंबी लंबी सांस आती है, घबराहट, एंजाइटी हो जाती है, घबराहट हो जाती है। और जिस चीज पे अपनी टेक्निक्स पे फोकस करना होता है, वहां से हम कहीं ना कहीं हम मेडल्स की तरफ सोचने लग जाते हैं, या फिर अपने आप को कि यार मुझे दिखाना है, ऑडियंस को दिखाना है। तो मुझे ऐसा लगता है जहां हम दिखाने की कोशिश करते हैं ना किसी को, वहां पे हम डाउनफॉल जाते हैं फिर। बिल्कुल। और मेरा जो करियर रहा है, मतलब इतने साल मैंने मतलब शूटिंग को दिए हैं, तो मुझे लगता है कि किसी को दिखाने के लिए शूटिंग नहीं करनी। कोई भी स्पोर्ट्स है, किसी को दिखाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए मतलब शूटिंग या फिर कोई भी स्पोर्ट्स नहीं करना, खुद के लिए करें, वो खुद के लिए करना है वहां पे, और अपने आप को काम रखना है वहां पे, एकदम अपने ब्रीथिंग पे ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रीथिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है, ऐसी हमारे वेदों में, ग्रंथों में ऐसा बताया गया कि सांसों पे अगर हम ध्यान दें तो भगवान को भी पा सकते हैं। बिल्कुल। और मेडिटेशन यही होता है, मेडिटेशन भी यही होता है। तो जब सांसों पे ध्यान देने से हम भगवान को पा सकते हैं, तो अपने आप पे कंट्रोल क्यों नहीं पा सकते? क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। तो मैम हम मतलब शूटर हैं, काफी अच्छे जो एथलीट हैं, वो सब एक ब्रीथिंग की एक्सरसाइज भी करते हैं, अपने आप को मेडिटेट करते हैं डे बाय डे, और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हैं उस टाइम पे। हम अपने आप को शांत रख लेंगे किसी भी टूर्नामेंट्स में, कोई अच्छा टूर्नामेंट्स है, ओलंपिक है, एशियन गेम्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वहां पे अपने आप को काम रखना हमें, क्योंकि हमें शूटिंग आती है। शूटिंग आती है जब भी तो हम वहां पे हैं, जब भी तो हम वहां पे खेल रहे हैं।
बिल्कुल। अपने आप को शांत रखना है, अपने आप पे बिलीव रखना है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मैं यहाँ तक आया हूँ, मैंने इतनी मेहनत की है, तो उस पे अपना कॉन्फिडेंस रखना है, भरोसा खुद पे रखना जरूरी है। उस भरोसे के साथ और अपने आप को शांत रख के वहां पे पार्टिसिपेट करो। किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस ये सोचो कि यार आज मैं अपने दिल से, अपने लगन से यहाँ पे खेलूंगा, एंड द एंड रिजल्ट जो भी है वो उसके ऊपर, भगवान के ऊपर छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब हम सांसों पे कंट्रोल पाके और भगवान को पा सकते हैं, तो खुद पे कंट्रोल करना तो हमें आना ही चाहिए, अपनी सांसों हाँ को जी। कंट्रोल करके। लेकिन जब आप ऐसे माहौल में जाते हैं, मैं शुरुआती दौर की बात करना चाहूंगी, जब आपने 9th में शुरू करी शूटिंग, तो 10th 11th में ऑफ कोर्स आप टूर्नामेंट्स में जाने लग गए होंगे, और इंटरनेशनल पहली बार आपने कब खेला? 2017 में मैम। 2017 में, मतलब आज से 7-8 साल पहले जब आप हाँ जी। गए। सो पहला देश याद है आपको जहां आप गए थे? और क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं, एक से छोटे से शहर से निकल के जब आप बाहर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि भाई लंबे चौड़े लोग शूटिंग करने आ रहे हैं और बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे हैं, उनकी किट और उनके कपड़े ज्यादा चमकीले और ज्यादा स्टाइलिश हैं, ऐसा कुछ तो प्रेशर फील होता है शुरू में, पहली बार की बात करें? मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कहा कि इंग्लिश बोलते हैं, ये जो लैंग्वेज का जो हमने एक लिमिट सेट कर दी है, बैरियर सेट कर रखा है, ये खाली अपने देश में ही है, देखा मैंने। मैं पिछले 7-8 साल से, मतलब मैं इंटरनेशनल जा रहा हूँ मैं, और साल में 2 से 3 बार तो मेरा टूर्नामेंट्स होता ही होता है। मैंने देखा कि जो जैसे चाइनीज है, जैपनीज है, अपनी लैंग्वेज को ही प्रमोट करते हैं, और मैंने ये भी चीज फील की है कि जो अपनी लैंग्वेज में हम किसी से बात करें, तो जो इम्पैक्ट जो उसके दिल और दिमाग में जाएगा ना, वो 100 गुना अच्छा होगा किसी दूसरी लैंग्वेज से। वो जरूरी नहीं कि इंग्लिश है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत है, पूरे वर्ल्ड में लैंग्वेज अगर देखा जाए तो बहुत लैंग्वेज है, और अपनी लैंग्वेज में जो दिल और दिमाग में जो इम्पैक्ट जाता है, जो सीख मिलती है उसे, वो उसकी मातृभाषा में ही मिलती है। बिल्कुल। और मैं जब स्टार्टिंग में गया तो मेरा थाईलैंड टूर्नामेंट था, और वहां पे मैंने देखा कि इंग्लिश को ज्यादा प्रमोट कर ही नहीं रहे थे, वो अपनी लैंग्वेज को ही प्रमोट कर रहे थे। ओके। और अपनी लैंग्वेज में ही वो सारे काम करते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा टूर्नामेंट हो, चाहे कुछ भी हो। और जो एथलीट्स देखे मैंने वहां पे कि यार अभी मतलब कईयों की एज ज्यादा थी, मतलब अप्रोक्स 50 के आसपास, कि यार वो अभी भी मेहनत कर रहे हैं, हम तो अभी यंग है, हमें तो अभी स्टार्ट करी है, तो हमें मेहनत करनी है। और इस टाइप से एक मोटिवेट हुआ मैं कि हाँ यार मेहनत करनी है, और लगातार मतलब लगे रहना, छोड़ना नहीं अपने आप को, ये नहीं सोचना कि यार नहीं हो पा रहा या ये है वो है। तो मैं उस टाइम पे पहले टूर्नामेंट में मेरा सिल्वर मेडल आया, इंडिविजुअल सिल्वर था, और टीम गोल्ड था। क्या बात। और फिर जैसे कोच सर ने आके गले मिला और फिर कहा कि यार बहुत अच्छा, ये कमाल कर दिया, मजा आ गया था मैम जब तिरंगा अपना ऊपर जा रहा था। क्योंकि पहली बार जो होती है वो पहली बार होती है, वो आखिरी बार होती है, और बहुत कमाल की चीज है। रोंगटे खड़े हुए थे कि हाँ यार तिरंगा ऊपर जा रहा, फिर राष्ट्रीय गान बजा था, तो इतनी अच्छी वाइब थी। उसके बाद फिर मैंने मेहनत करना सीखा कि यार नहीं, मेहनत आज मैंने अगर 10% किया तो कल मैं 20% करूंगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा करनी है। तो फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और उस टाइम से 2017 से जैसे मैं इंटरनेशनल मेडल आया, उसके बाद मैंने कंटिन्यूअसली मेहनत दिन रात की है, जिस वजह से मतलब किसी भी टूर्नामेंट में मैं गया हूँ तो वहां पे अप्रोक्स मेडल आए हैं, 2, 3, 4 मेडल लेके आया हूँ मैं। अच्छा, मतलब एक मेडल नहीं, 2, 3, 4 मेडल लाने हैं, इससे कम पे बात ही नहीं बनती है इस फैमिली की, क्योंकि ये लाते हैं, इनके भाई लाते हैं मेडल, और इनकी बहन भी लाती है मेडल, इनसे दोनों छोटे हैं, लेकिन मेडल की जो लिस्ट है वो इन तीनों की मिला के मुझे लगता है एक बड़ी टीम से भी ज्यादा की होती है। भगवान की कृपा लगा लो, या फिर हम इतना मानते हैं उन भगवान को, हमारे हाथ में बस मेहनत करना होता है, और रिजल्ट हमेशा उसी के हाथ में छोड़ दे तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल। सो वो दोनों भी ऑफ कोर्स ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे होंगे? हाँ जी मैम, ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं। अभी 2024 में शिवा थोड़ा सा मतलब चूक गया था ओलंपिक्स में जाने से, बाकी तैयारी चल रही है उनकी भी एक अच्छे लेवल पे। और
मतलब भगवान की दया से आगे अच्छा ही करेंगे। Of course, 2028 की बिल्कुल टारगेट 2028 ही है मैम। बिल्कुल। यानी जिस तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही है, डेफिनेटली अगला जो ओलंपिक्स है उसमें भी बहुत सारे मेडल्स आने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी मैम। और फरीदाबाद से ही आने वाले हैं। और ये जो फैमिली के मेंबर आप देख रहे हैं मनीष नरवाल जी, इन्हीं की फैमिली से आने वाले हैं, ये भी उम्मीद लग रही है हमें, क्योंकि इतने मेडल्स मैंने नहीं सुने कभी भी किसी परिवार के। ऑफ कोर्स एक खेलता है, दो खेलते हैं खिलाड़ी, पर ऐसे पूरा परिवार जो है वो शूटिंग में इतना पारंगत अक्सर नहीं होता है, तो बहुत कमाल की बात है, जिसके बारे में आज आप सबको पता चल गया है कि ऐसा परिवार फरीदाबाद में है। तो मनीष जी, अब बात करते हैं थोड़ी सी, अब क्योंकि हम खेलों की बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन आपके इंस्पिरेशन कौन रहे? क्योंकि जब आपका जन्म हुआ तो शूटिंग में मेडल आने शुरू हो गए थे, अभिनव बिंद्रा, फिर उसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ऐसे मेडल्स जो हैं वो आने लग गए थे। और लोग जो हैं वो शूटिंग के खेल को समझने लग गए थे। अब जाकर पिछले 5-7 सालों में शूटिंग को लोगों ने बहुत करीब से जाना है, और इसमें अपने बच्चों को, और एकेडमीज बहुत सारी हो गई हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों ने अपनी एकेडमी शुरू कर ली है, तो एक्सपोजर अब ज्यादा मिलने लगा है। लेकिन आपके कौन से ऐसे फेवरेट शूटर हैं जिनको देख के आपको लगा कि मुझे इनकी तरह खेलना है, या इनसे कुछ सीखा आपने, इंस्पायर हुआ? मैम वैसे तो मैंने मतलब मेरे पापा ही हैं। आपके आइडल आपके पापा हाँ ही? जी मैम, मेरे पापा ही हैं कि वो आज भी हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं हर फील्ड में जो उनकी फील्ड है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो वो देख के ही किसी को, बिल्कुल, किसी से इंस्पायर होके ही जा रहे हैं। मैं अपने पापा को इंस्पायर, मतलब पापा को देख के मैं आगे बढ़ा हूँ मैं, कि यार उन्होंने इतनी मेहनत की है अपनी फील्ड में, और आज भी खड़े हैं वो अपनी फील्ड के ऊपर, मतलब इतनी एज होने के बाद भी। तो मुझे लगता है कि मेरे पापा ही है मैम। क्या बात है। और मुझे लगता है कि माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है, और उनसे बड़े कोई आइडल्स भी नहीं हो सकते हैं। वो दोनों लगे रहे हैं पीछे, आज भी लगे रहते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से ही मतलब हम तीनों मतलब ऊपर आ गए, नहीं तो अगर पेरेंट्स का साथ नहीं होता तो शायद ऊपर तक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टैलेंट बहुत सारे लोगों में होता है, लेकिन निखारने वाले अगर माता पिता हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी आपको बड़े कोच की या किसी की जरूरत नहीं। अगर पेरेंट्स पीछे खड़े ना तो आपको किसी की जरूरत नहीं। वो कहते हैं ना, भगवान को भी मतलब पीछे हटना पड़ता है। जैसा उन्होंने बोल दिया, जो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, बिल्कुल, वो भगवान को भी माननी पड़ती है। बिल्कुल। तो मैम वही है जो है, उनसे ऊपर तो कुछ नहीं है। क्या बात है। मतलब माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, ये हम सब जानते हैं और हम सब मानते भी हैं। लेकिन इनके केस में मुझे लगता है कि ये विजिबल है, ये सामने है, और इस तरीके से मेडल लाना एक के बाद एक, ये छोटी चीज नहीं होती। और अपने पिता को ये मैम एक चीज और मैंने फील किया है कि मेहनत हर कोई करता है अपनी फील्ड में, लेकिन अगर एक अच्छे इंसान नहीं बन पाते ना तो वो भगवान भी कहता है कि नहीं यार तेरा नहीं है। बिल्कुल, तो एटीट्यूड, ईगो नहीं होनी चाहिए। हाँ, ईगो जहाँ पे आ गई तो कहते हैं रावण को भी ईगो थी, इतना साम्राज्य था उसका। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला। हाँ, अहंकार तो उसका भी नहीं चला, तो फिर हम तो बहुत छोटी चीज है। क्या बात है। तो अपनी मेहनत हर फील्ड में, अपनी जिस भी फील्ड में है अपनी मेहनत करो, और ग्राउंड टू अर्थ रहे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उड़ने वाले जल्दी नीचे गिर जाते हैं। बिल्कुल, उड़ने वाले जल्दी नीचे गिर जाते हैं। तो आप थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करेंगे तो ऐसे मेडल भी ला सकते हैं फ्यूचर में। तो अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसी शिक्षा जरूर दीजिएगा। अब मनीष जी, थोड़ी सीरियस बातों के बाद थोड़ी मजाक की बात और सिंपल सी बातें हो जाए। स्ट्रेस बहुत होता है इस स्पोर्ट में, ऑफ कोर्स होता ही है, प्रेशर बहुत होता है। तो अपना स्ट्रेस कैसे दूर करते हैं? फिल्में देखकर, घूम के? घूमना सबसे अच्छा है। घूमना सबसे अच्छा लगता है। वैसे तो आप सरकारी खर्चे पे काफी घूम लेते होंगे। जब मैं अपने पैसों से भी घूमता हूँ। अच्छा, अपने पैसों से। कहाँ कहाँ घूमते हैं? मैम मुझे पहाड़ ज्यादा पसंद है, ओह, और वहाँ पे जाना, वहाँ पे शांति में रहना थोड़ा ज्यादा पसंद है मुझे। और घूमने से देखा मैं 2024 में जैसे ओलंपिक्स के लिए कैंप लगा मेरा, तो जैसे सर ने छुट्टी दी कि हाँ यार 2 दिन का रेस्ट अब तुम्हारा। अच्छा, कैंप कहाँ लगा था? करनी सिंह शूटिंग। अच्छा, यहीं पे। ओके। हाँ जी मैम। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन की छुट्टी है और थोड़ा रेस्ट लो, उसके बाद आने के बाद में और ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि अच्छा। ओलंपिक्स के लिए टाइम कम था। मैंने प्लान किया कि नहीं यार 2 दिन कोई मूवी वगैरह, जैसे दोस्तों ने बोले मूवी देखते हैं, मैंने कहा नहीं यार मूवी वगैरह देख ली, दिमाग में और एक चीज घुस जाएगी। उस मूवी के बारे में सोचते रहेंगे प्रैक्टिस के दौरान। कोई ऐसी चीज जहां से हमें
एक मोटिवेशन मिले। हम्म, तो फिर हम पहाड़ों पे गए। वहां पे जाने के बाद मैंने कहा कि यार लाइफ में ना ऐसे नहीं होना चाहिए कि ओलंपिक के पोडियम पे हम खड़े हैं और हम कहें कि यार कहीं थोड़ी सी चूक, थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता, शायद मैं अपना डर पहले निकाल लेता, हाँ, तो शायद मैं यहाँ पे मेडल पे खड़ा होता मैं। ओके, मैंने कहा कि यार नहीं, पहाड़ों पे जाना है, थ्रिल करके आनी है, अपनी बंजी जंपिंग वगैरह और ये सारी चीजें, अच्छा, अपना दिल खोल के जीना। फिर हम्म, दिल खोल के मैं जिया और वहां से ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिली कि यार तुम्हें पता है कि हम जैसे बंजी जंपिंग करते हैं या फिर पैराग्लाइडिंग करते हैं, हाँ, उसमें तो पता डर होता निकल है, जाता है, डर हाँ। डर होता है। वो कुछ ऐसा ही डर मैंने अपना वहां पे भी निकाला और अभी भी मैं निकालता हूँ मैं ऐसी चीजें। मतलब एडवेंचर पसंद है आपको? एडवेंचर पसंद भी है मैम, और वहां से शांति भी मिलती है। एक आगे एक जिस स्टेज पे हम खड़े होते हैं ना, जैसे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हम्म, तो वहां पे डर होता है हमारे अंदर। हम्म, तो वहां पे जाने के बाद एक डर निकल जाता है कि हाँ यार, जब हमने मतलब मौत को इतनी करीब से देख लिया तो ये क्या चीज है? तो ये क्या चीज है, अपने आप पे विश्वास रखना, और ये चीजें करता रहता हूँ मैं। करते रहते हैं। एडवेंचर जरूर करिए लाइफ में, अगर माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करना है, क्योंकि ये ओटीटी पर वेब सीरीज और फिल्म्स देख के माइंड रिलैक्स नहीं होता है। नहीं होता मैम। तो फिल्में नहीं देखते आप बिल्कुल भी? देखता हूँ मैम। तो कौन सी फिल्में देखते हैं? कोई हीरो हीरोइन कोई बढ़िया फेवरेट पसंद है तो बता दीजिए, थोड़ी सी आपकी मैम, फैन फॉलोइंग मुझे देख रही है। थोड़ी कॉमेडी मूवी पसंद है, और जो ये भूत वगैरह ही होते हैं ये नहीं देखता मैं। हॉरर फिल्में से? हॉरर मूवी मैम पसंद नहीं है, क्योंकि हम्म। उसमें थोड़ा सा अजीब सा ही, मैं बचपन से ही नहीं देखता। अच्छा, डर लगता है? हाँ, थोड़ा डर भी लगता है। तो ये जो है ये शूटिंग करते हैं, इनके पास 50 मीटर 10 मीटर सब में मेडल्स हैं, लेकिन ये भूत से डरते हैं। तो ये एक बात है जो नहीं, आप डरता नहीं मैम। भूत मैंने अपने पास एकदम करीब से भी देखे हुए हैं। अच्छा, ओके। ऐसा नहीं है कि मैं डरता हूँ, लेकिन अच्छी नहीं लगती, अपील नहीं करती, उसमें अच्छी नहीं लगती मुझे। कॉमेडी मूवी और थोड़ा थ्रिल पसंद है। माइंड रिलैक्स हो जाता है। माइंड रिलैक्स हो जाता है, कुछ अच्छी चीजें हंस लेते हैं, थोड़े सॉन्ग वगैरह अच्छे होते हैं, थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है। रेडियो पर आए और गानों की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कोई गाने जो आपके फेवरेट हैं, कोई सिंगर आपके फेवरेट हैं? मैम, पंजाबी सॉन्ग थोड़े पसंद है, और अच्छा। वैसे सुनता मैं हर टाइप के हूँ, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी भी। ओके। तो सारे चलते रहते हैं, पर जो थोड़े- नए आते लेटेस्ट हिट होते हैं वो आप सुनना शुरू कर लेते हैं, या फिर ऐसा कि नहीं नहीं, कुछ फेवरेट लिस्ट होती है ना? पुराने भी होते हैं कि हाँ, जो थोड़े से अटैच होते हैं, ओके। तो उनको भी सुन लेते हैं। बाकी सॉन्ग ऐसे मतलब ज्यादातर मैं ऐसे सुनता हूँ जिससे थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाए। ओके, सॉफ्ट जैसे हाँ। सुन लिए। ओके। अरिजीत थोड़ा ज्यादा पसंद है मुझे इस चीज में। अरिजीत सिंह ज्यादा पसंद है इनको? तो अरिजीत सिंह मुझे लगता है कि सबको ही पसंद है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको वो पसंद नहीं आते। हाँ जी मैम। तो अरिजीत सिंह इनको पसंद है, हॉरर फिल्म इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बात करते हैं खाने की, क्योंकि खिलाड़ियों के खाने पर बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है। हाँ जी मैम। जब तक वो रिटायर नहीं होते हैं तब तक खाना दिल खोल के नहीं खा पाते हैं। लेकिन आप जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मुझे लगता है कि आपने खूब मक्की की रोटी, सरसों का साग भी खाया होगा, मक्खन भी खाया होगा, दूध दही। तो ये थोड़ा सा अपनी डाइट आज बता दीजिए हमें, जिससे आप इतने स्ट्रांग बने थे कि आपके फादर ने आपको बना दिया था स्ट्रांग, और बच्चे आपसे स्कूल में डरते थे। मैम, स्टार्टिंग से ही मतलब पापा का और मम्मी का ये था कि बाहर की जो मतलब गंदे पैकेट की जो चीजें हैं वो नहीं खानी है, और घर पे ही मतलब सब्जी, रोटी, दाल, खीर, हलवा, इस टाइप की चीजें। मतलब हमारे घर पे हरियाणा से है, ऊपर से सोनीपत से है, तो बढ़िया। दूध घी तो होता ही मतलब है। उसके बिना तो खाना होता ही नहीं है ना। हाँ जी मैम। और ये चीजें खाई है हमने, और आज भी मतलब बाहर की चीजें नहीं खाते हम, आज भी अवॉइड करते हैं। जैसे अदर कंट्री में चला जाता हूँ तो फिर फिर तो खाना ही मतलब पड़ता है। कोशिश यही रहती है कि मैं फ्रेश ही खाऊं, ओके। और वेजिटेबल्स वगैरह या फिर फ्रूट्स वगैरह ये चीजें ज्यादा इनटेक करूं मैं। तो ये चीजें मतलब मेरे डाइजेस्टिंग सिस्टम को भी ठीक रखती हैं। जब पेट, लिवर, हमारी बॉडी ठीक है तो फिर माइंड भी ठीक रहेगा ऑफ मैम। कोर्स, बिल्कुल। बॉडी को ठीक रखने के लिए सबसे बड़ी टिप ही मुझे लगता है आजकल हर डॉक्टर हर रील में यही बता रहा था कि घर का खाना खाएं। हाँ जी मैम, घर और- का फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और घी वगैरह खाओ अगर हरियाणा से हो तो, क्योंकि हरियाणा के बाहर वो झिलता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी।
तो वो भी एक लिमिट में ही ठीक रहता है। बिल्कुल, वो भी आप मतलब ऐसा ना हो कि आप घी खाते रहें कि मनीष नरवाल जी ने बोला है भाई घी खाइए शूटिंग अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। एक कहते हैं ना कि एक लिमिट में ही हाँ। हर चीजें अच्छी रहती हैं। बिल्कुल। चाहे वो ट्रेनिंग हुई या हंसना मजाक, हंसी मजाक बोलना, ये सारी चीजें लिमिट की अच्छी होती हैं, और लिमिट से बाहर फिर वो मतलब दुखी करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत सारी बातें हमने आपसे करी हैं, और अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और इसके साथ साथ ओलंपिक के मेडल्स, भीम अवार्ड, ये सब कुछ अवार्ड जो हैं ये जीत कर सिर्फ 24 साल की उम्र में आज अभी भी 3 से 4 और पैरालंपिक्स खेलने की पूरी कोशिश में है। हाँ, और इनका हाँ। परिवार जो है वो भी शूटिंग के क्षेत्र में है, इनके दोनों भाई बहन जो हैं वो भी ओलंपिक्स की रेस में है, और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि गर्व के जो पल अभी तक इन्होंने दिए इससे और ज्यादा पल आने वाले समय में हमें मिलने वाले हैं। तो मनीष जी, चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को जो आपको सुन रहे हैं और शूटिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं वो, और जो चाहे कोई भी स्पोर्ट खेलना चाहते हो लेकिन फोकस अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे जाएं? मैम, कोई अगर स्पोर्ट्स को नहीं समझ पा रहा है कि हमें कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए, तो स्पोर्ट्स खेलो, काफी सारे स्पोर्ट्स खेलो, और फिर देखो यार तुम्हारा दिल क्या बोलता है। जो तुम्हारा दिल बोले उसको करो। और किसी भी फील्ड में, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि किसी भी फील्ड में जाने से पहले नॉलेज लो उसकी। हाँ, उसका बैकग्राउंड चेक, पहले उसकी नॉलेज गेन करो, फिर मेहनत करो, और अपने आप पे बिलीव रखो कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की है और मैं यहाँ तक आया हूँ, मैंने हर चीज इसके बारे में समझी है। मुझे ऐसा लगता है किसी फील्ड में हम डरते क्यों हैं? डरते इस वजह से हैं क्योंकि उसकी नॉलेज नहीं होती हमें। नॉलेज एक ऐसी चीज है, किसी भी फील्ड में चले जाओ आप, अगर नॉलेज है तो डरेगा नहीं वो। बिल्कुल। तो अपने डर को निकालो नॉलेज से और मेहनत करो, और अपने ऊपर बिलीव रखो कि यार कर सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। जो सामने जो वर्ल्ड चैंपियन बन रहा है या फिर कोई भी है, वो उसके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। बिल्कुल। तो इंसान तो वो भी है, जब वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इंसान तो सभी हैं। बिलीव रखो अपने अंदर और हार मत मानो, अपनी हार से सीखते रहो। मैं लाइफ में इतना सक्सेस हुआ हूँ तो मैं हारा भी हूँ। मेरी हार की भी बहुत सारी चीजें हैं, रीजन रही हैं, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हुई क्योंकि जीत ने उसको ढक लिया। जीत ने उसको ढक लिया। लेकिन हमें अंदर, हमारे अंदर एक भगवान ने दे रखा जिसको पता होता है कि यार इस वजह से तू हारा है, इस वजह से तू जीता है। तो अपनी हार से सीखो, क्योंकि हारता हर कोई है। देश, ये कंट्री है, ये देश है, ये पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मतलब कंटिन्यूअसली जीता ही है। बिल्कुल। हारते हैं, अपनी हार से सीखो और आगे बढ़ते रहो, रुको मत बस। बिल्कुल, रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। चलते रहिए अपने लक्ष्य की ओर, जाते रहिए, डेफिनेटली आप आगे बढ़कर जरूर कामयाब होंगे। बस कोशिश ये करनी है आपको कि आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। सो मनीष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शूटिंग जैसे स्पोर्ट में आपने इतने भारत को गौरवान्वित पल दिए हैं। आपने अपनी जो जर्नी है कैसे शुरू करी है हमें बताई, माता पिता ने आपका कैसे सपोर्ट किया ये आपने बताया है। रेडियो मानव रचना के कार्यक्रम बियॉन्ड द गेम में आने के लिए और अपनी ये पूरी यात्रा को विस्तार से सिंपल सी भाषा में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज बियॉन्ड द गेम में मनीष नरवाल जी से हमने बातचीत करी। अगले एपिसोड में फिर से करेंगे मुलाकात एक ऐसी ही खेल जगत की शख्सियत के साथ जिन्होंने देश को गौरवान्वित पल दिए हैं, मेडल्स और ट्रॉफीज के साथ एक अलग ही लेवल पर पहुंचाए हमारे देश के गेम्स को, अलग अलग स्पोर्ट्स को। फिलहाल वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। और इस पूरे पॉडकास्ट को आप इंटरनेट रेडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, रेडियो मानव रचना 107.8 प्ले स्टोर या iOS स्टोर से, और पॉडकास्ट सेक्शन में आरजे दीक्षा के फोल्डर में आपको ये सारी जानकारी, ये पूरा पॉडकास्ट मनीष नरवाल जी के साथ मिल जाएगा प्रोग्राम बियॉन्ड द गेम में। तो अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।